हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस के सी सैट के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को। और उस कड़ी में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 के प्रश्न पत्र में आए हुए सभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सवालों को। इससे पहले हमने 21, 22 और 23 के पेपर्स को देख लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको देखा है, सारे उसके आंसर देखे हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने आपको वो सब देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल वाले सब क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग वाले जो भी सवाल 20 वाले पेपर में आए थे उसको देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। यानी कि आपका जो इंटरपर्सनल बैरियर है, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन में, उसमें कौन सा अवरोध नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सेमांटिक्स है यानी कि अर्थात्मकता है, ये अवरोध होता है एक तरह का। और इनग्रेटिएशन जो है, अनुग्रहण है, वो भी होता है। और इम्प्रेशन मैनेजमेंट, छवि प्रबंधन तो पक्का ही होता है। इसमें जो प्रजाति केंद्रिता है यानी कि एथनोसेंट्रिज्म है, वो इसमें कोई भी अवरोध नहीं होता है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता, इसकी व्याख्या देखते हैं कि संगठनात्मक संप्रेषण में अर्थात्मकता, अनुग्रहण और छवि प्रबंधन अंतर्वैयक्तिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रजाति केंद्रिता अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये इस चीज़ को एकदम से रट लेना है कि प्रजाति केंद्रिता जो होती है, जो आपकी एथनिसिटी वाला मामला होता है, वो आपका कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। बाकी ये तीनों के तीनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश किस में पाया जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण में, मेटा संप्रेषण में, प्रत्यक्ष संप्रेषण में और अप्रत्यक्ष संप्रेषण में। तो संप्रेषण की जो निष्कपटता होती है उसका उच्चतम अंश जो है वो मेटा कम्युनिकेशन में पाया जाता है। अब मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो व्याख्या में हम देखते हैं कि मेटा संप्रेषण एक द्वितीयक संप्रेषण है जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है। अलग अलग मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मेटा जो है, आपको सबसे पहले तो याद रखना कि ये द्वितीयक संप्रेषण है और ये किसी भी जानकारी के अर्थ को बताता है, इसीलिए यह संप्रेषण निष्कपटता का उच्च अंश इसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि शाब्दिक अपशब्द यानी कि जो गाली गलौज हो जाते हैं सहकर्मियों के बीच, उसको अगर तितर बितर करना है, यानी कि तितर बितर करने का मतलब है अगर उसको समाप्त करना है या समाप्त धीरे धीरे खत्म करना है, तो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा। तो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त होता है हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार कर देना, यानी कि रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज। अगर आप जो आपकी हानिकारक भाषा है उसको एक संगठन में स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो लोग अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या में भी वही चीज़ें लिखी हुई, कुछ भी नया नहीं है, कि सामीप्य जो है, जिसको कि इंग्लिश में हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, ये किससे संबंधित है। तो ये एकदम सा रटने वाली चीज़ है, वो अशाब्दिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित है। कुछ चीज़ें रटने वाली होती हैं उसमें, वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, उन लोग को आप रट लीजिए, चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग इसको नोट डाउन करते चलें। अब क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रॉक्सिमिक्स या फिर सामीप्यता क्या है, वो किससे संबंधित है। सामीप्यता संबंधित होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण से, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द की एलिमेंट, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है। तो प्रभावी जो आपका अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है उसका जो मुख्य तत्व है वो होता है सक्रिय श्रवण। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, एक सुन ही नहीं रहा, यानी कि किसी भी संदेश को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, तो आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में लिखा हुआ कि प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और संगठनों के बीच सूचित करने, निवेदन करने, प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सक्रिय श्रवण प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है। तो वो है आपका लेटरल कम्युनिकेशन या पार्श्विक संप्रेषण। अगर आपने
जो इससे पहले वाला वीडियो हमारा था 2021 वाला, अगर वो देखा हो तो उसमें 2 सवाल पूछे गए थे लेटरल कम्युनिकेशन या पार्श्विक संप्रेषण पे। आप लोग अगर ये लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पार्श्विक संप्रेषण है, लेटरल कम्युनिकेशन, इसी पे बार बार सवाल पूछा जा रहा है। फिर वही पूछ लिया गया है कि जो किसी संगठन में अगर कर्मचारियों के बीच, जो बराबर के कर्मचारी उनके बीच कोई कम्युनिकेशन होता तो वो हमेशा लेटरल कम्युनिकेशन कहलाता। वही चीज़ इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्या में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी को क्षैतिज संप्रेषण वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषिक संदेश है, ठीक है, पैरालैंग्विस्टिक की बात की गई है। तो ये फिर वही वाली बात है कि 2022 में भी पैरालैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया, 21 में पूछा गया और 20 में भी पूछा गया, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पैरालैंग्वेज वाले। पैरालैंग्वेज वो होते हैं जिसमें मौखिक और लिखित लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होता भाषा का, उसमें हमेशा टोन, पिच, इशारों वगैरह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, जेस्चर, हाव भाव का इसमें नहीं होगा। इसमें जो आपकी टोन पिच होती है, टोनल पिच, यानी कि आपका जो बोलने का जो लय है, लय मतलब लय तो नहीं कहेंगे, जो पिच होती है, आवाज़ की तारतम्यता होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जो टोन की पिच आप याद रखेंगे वो आपकी पैरा लैंग्वेज में आती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। तो ये होती है व्हील टाइप में, यानी कि चक्र प्रकार में, यानी कि एक नेटवर्क में जो उसका मेन लीडर होगा वो तो उभर कर आ जाएगा, लेकिन समूह के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी तुष्टि नहीं हो पाती है। तो ऐसा होता है व्हील टाइप में, यानी कि चक्र प्रकार में, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये आपका इसमें कितना बढ़िया इन्होंने समझा रखा है कि इसमें ये सब चक्र में बंधे हुए समूह के सदस्य हैं। एक नेता होता है जिसकी तरफ सारी नज़रें सबकी फ्री होती हैं, ठीक है। तो ये जो नेता है ये तो उभर करके आता है और बड़ा नेता बन जाता है, जबकि इन लोगों की संतुष्टि नहीं होती, ये जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। व्याख्या में भी यही लिखा कि चक्र प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के उद्भव की संभावना होती है लेकिन इसमें समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। समूह आकार वाले संचार तंत्र में सूचना का प्रवाह एक व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है तथा सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण के कारण वह व्यक्ति समूह का नेता बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है। ऊर्ध्वमुखी मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से ऊपर के कर्मचारियों की तरफ जो होता है। तो इसमें मौन जो है वो किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो आपका जो मौन है वो फिल्ट्रेशन का उदाहरण है, यानी कि निस्संदन, यानी कि अगर आप मौन हो जाते हैं किसी सूचना पे, आप नहीं देते हैं, कोई सूचना संचार नहीं करते अपने सीनियर से, तो वो एक तरह का फिल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि मौन अपने आप में एक तरह का संवाद होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही चीज इसमें व्याख्या में भी लिखी हुई है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि निस्संदन या फिल्ट्रेशन ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में मौन का एक उदाहरण होता है। जब किसी संगठन में अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना या संदेश भेजा जाता है तो यह ऊर्ध्वगामी या अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। यही मैंने बताया भी था कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना उपयुक्त होता है, प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का एक रूप नहीं है। तो सकारात्मक श्रवण का रूप क्या है, जो डायग्नोस्टिक लिस्निंग होती है तो उसका रूप है। रिफ्लेक्टिव लिस्निंग, ये भी उसका रूप है। परानुभूतिक श्रवण, एम्पैथिक जो लिस्निंग होती है वो भी उसका रूप है। लेकिन जो जजमेंटल लिस्निंग होती है, निर्णयात्मक श्रवण, ये उसका रूप नहीं होगा। अगर आप सकारात्मक श्रवण की बात करेंगे और आप कुछ भी सुनेंगे उसके बारे में जजमेंटल हो जाएंगे, आप पहले ही फैसला सुनने लगेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन जो है प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि आप तो जजमेंटल हो गए, आप उसकी बात को मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। ये शोर वाला क्वेश्चन भी 2023 में खूब पूछा गया था, ठीक है। तो शोर में जो बाधा नहीं है शोर से संबंधित संप्रेषण में, तो वो जो द्विक आद्य प्ररूप है, इसका आप लोग इंग्लिश देख लेंगे कि डायडिक जो आर्केटाइप्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें बाधा नहीं है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड और कल्चरल डिफरेंसेस, ये उसमें बाधा होते हैं, ठीक है। और ये जो द्विक आद्य प्रारूप है ये बाधा नहीं है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें व्याख्या में भी वही सारी चीज़ें लिखे हैं, लेकिन इसमें शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, केवल इसको पढ़ के याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जाँच की जा सकती है।
संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच जो है वो हम फीडबैक या प्रतिपुष्टि के द्वारा करते हैं। सेम यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अगर आप ये रख लेंगे स्क्रीनशॉट तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आपको 2 से 3 मिल जाएंगे अगर आप इसको डिकोड करना आपको आ गया कि कोई भी जब संप्रेषण प्रक्रिया होती तो वो कैसे होती। ये सबसे पहले एक स्रोत होता है या जिसको प्रेषक कहते हैं, वो कोई संदेश भेजता है, इनकोडिंग उसको बोलते हैं, और वो फिर संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, कोई चैनल के माध्यम से करता है और फिर डिकोड किया जाता है, डिकोडेड संदेश होता है और वो अभिग्राही तक पहुंचता है और उस अभिग्राही जो है वो उस पर फीडबैक देता है, वो फीडबैक डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचता है। तो अंत में क्या होता है, फीडबैक होता है। और इसमें बीच में क्या शोर शामिल होता है, ठीक है, ये बाधा वगैरह वाला होता है, ठीक है। और बाकी ये संचय, ये जो लिखा हुआ है ये आपका एक तरह से पूरा संचार की एक माध्यम बना हुआ है। इसको आप क्रम जरूर याद रखेंगे, ये जो पूरा क्रम बना हुआ है ये आप याद रखेंगे। मैंने ये मिटा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, क्योंकि और 2 से 3 बार इसको देखते हुए जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी जो होती हैं, यानी कि पार विभागीय समितियां जो होती हैं वो किसका रूप होती हैं। तो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेटरल कम्युनिकेशन यानी कि पार्श्विक संप्रेषण का रूप होती हैं, ठीक है। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटियां जो हैं वो पार्श्विक संप्रेषण का रूप होती हैं, ये आप लोग रट लीजिएगा। जो लेटरल कम्युनिकेशन है या पार्श्विक संप्रेषण है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा आपका सा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें मिलान करना है कौन सा मतलब सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये आपको बताना है क्या है। तो ये सभी मनुष्य मरणशील है, ये सर्वव्यापी सकारात्मक क्वेश्चन है। सभी लगाए तो सर्वव्यापी हो जाएगा और सकारात्मक, ठीक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है तो ये अंशव्यापी निषेधात्मक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं तो ये हो जाएगा अंशव्यापी, कहा गया अंशव्यापी सकारात्मक। और कुछ किसान धनी नहीं है तो ये हो जाएगा सर्वव्यापी निषेधात्मक, ठीक है। तो ये ऐसे मिलान करने को हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, यही चीज़ इसमें व्याख्या में भी लिखी हुई है, सॉरी आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आप लोगों ने अगर रीजनिंग वगैरह पढ़ी है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही वाला ये चीज़ दे दिया गया मिलान करने को, आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एकदम सिंपल सा होता है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये एकदम सा सिंपल सा है, प्रतिनिधिकता का संशोध होता है, ठीक है। पूर्व में आपने कुछ सामना किया और उसी के आधार पर आपने नया निर्णय लेते हैं अगर उसको, तो उसको हम कहते हैं ये प्रतिनिधिकता का संशोध। इसमें जो आपकी भाषा होती है हिंदी वाली यही कंफ्यूज करती है, बाकी आप लोग इंग्लिश वाला देख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। व्याख्या में ऐसा कुछ भी नया नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में कभी बाधा उत्पन्न ही नहीं करता है। तो ये आप सबको पता है, कभी कभी बाधा, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। इसमें क्वेश्चन ये है कि समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है। तो कभी कभी क्या बाधा उत्पन्न करता है, तो आपका मेंटल सेट जो है, मानसिक विन्यास है, यानी कि जो आपके मन में पूर्व धारणा बनी हुई किसी चीज़ को लेकर के, वो कभी कभी आपकी समस्या समाधान में बाधा बन जाती हैं। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर पहले से कोई पूर्व धारणा बना रखी तो आपके निर्णय को प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि कभी कभी आपकी पूर्व धारणा तो सही होगी पर मैक्सिमम टाइम वो गलत भी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है। तो एकदम सा सिंपल सा है, आपको व्याख्या मतलब ऑप्शन देखने से ही लग रहा होगा कि अगर आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, एनालिटिकल स्टाइल या अप्रोच रखते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। व्यवहार वाला तो तुरंत हो जाता, निर्देश वाला भी तुरंत हो जाता, बाकी नन ऑफ द दीज होगा नहीं। तो आपका विश्लेषण वाली चीज़ों में ज़्यादा समय लगता है, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है किसके। तो होता है वृत्तखंडों के कोणों के, ठीक है। ये रटने वाली चीज़ है, रट लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आप लोग ज़्यादा मैथ वाला दिमाग न लगाएं, इसको रट ही लें कि एक वृत्त में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात होता है वृत्तखंडों के कोणों के समानुपाती, ठीक है। ये चीज़ रट लेंगे। तो ये हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 18 सवाल आए थे, 20 में वो हो गए। अब हम थोड़े से निर्णय क्षमता वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव क्या कहलाता है। ये फ्रेमिंग प्रभाव, ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं तो ये आपको रट लेनी होती है। फ्रेमिंग प्रभाव क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है, यही होता है फ्रेमिंग प्रभाव। अब आप अगर बाकी स्टेटमेंट में कंफ्यूज ना हो तो फ्रेमिंग का मतलब होता है फ्रेम करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आपके जो विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग है,
यानी कि आपने विकल्पों को कैसे फ्रेम किया है वो आपके विकल्प के चयन को भी प्रभावित कर देता है। यही होता है फ्रेमिंग प्रभाव। ठीक है, सिंपल सा है, आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या में वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है ग्रुप थिंकिंग या समूह सोच। ठीक है, किसी उच्च सशक्त समूह के अनेक सदस्य हैं और उनकी समालोचनात्मक जो निर्णय क्षमता है वो अगर नष्ट हो जाती तो उसको कहते हैं ग्रुप थिंकिंग, यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप की थिंकिंग नष्ट हो गई, तो इसीलिए उसको ग्रुप थिंकिंग कहेंगे। बाकी आप ऑप्शन भी देखकर समझ सकते हैं कि असर्टिवनेस जो है आपकी दृढ़ता परकता से कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप पोलराइजेशन का तो मतलब होता है कि एक का एक पूरा ग्रुप किसी एक पक्ष के समूह मतलब पक्ष में झुक जाए तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण वर्ड है ये अक्सर आप राजनीति के संबंध में सुनते रहते होंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो संज्ञानात्मक असंवादिता है इसका भी उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है वह क्या कहलाती? तो ये एकदम से मतलब रटने वाला क्वेश्चन है कि आपका निर्णय कोई ऐसा हो जो आप सोचते हो कि उस निर्णय से आप सभी को प्रसन्न कर लें, तो आपकी बिहेवियरल स्टाइल या व्यवहार परक शैली कहलाती है। ये आप मतलब कॉमन वाले क्वेश्चन है, इनको आप रट लेना कि सभी को प्रसन्न रखने वाली जो आपकी शैली है वो व्यवहारात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो आपका जो उपयोगिता का आकलन है कि असेसिंग यूटिलिटी है वो इसका अनुमान का नियम नहीं है। निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम उपयोगिता का आकलन नहीं है, बाकी प्रातिनिधिकता है, उपलब्धता भी है और समायोजन भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा कि उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाव्यता का संबंध आगमन से होता है, आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है, अतः संभाव्यता को पूर्ण रूप से आत्मगत कहना उचित नहीं होगा क्योंकि निरीक्षण और परीक्षण विषयगत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायवाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। तो ये आपका मतलब मुख्य पद व्याप्त, ये सब आपके सिलोजिज्म के सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य क्वेश्चन क्या है कि वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायवाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे किस में व्याप्त होना होगा? वो होगा मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा, इन मेजर प्रेमाइसेस में उसको व्याप्त होना होगा। ये थोड़ा रटने वाले हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको सिलोजिज्म नहीं समझा सकता, वो रीजनिंग का पार्ट है। आप लोगों ने अगर सिलोजिज्म पढ़ा है तो ये वाले आंसर मतलब आते होंगे आपको। ठीक है, बाकी आप रट सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसंभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी किसका गुण है? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक एन इंडक्टिव आर्गुमेंट का यानी कि आगमनात्मक युक्ति का गुण है। मैंने आपको पिछले वीडियो जो हमारा 2021 से भी पहले जो 22 वाला वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मैंने आपको समझाया है कि आगमनात्मक युक्ति या निगमनात्मक युक्ति क्या होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा समझाया था एग्जाम्पल देके, अगर आपने 22 वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, अरे प्रोबेबिलिटी का मैं एक सिंपल सा इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूँ। इंडक्टिव क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, सोहन मरणशील है, तो राम, मोहन और सोहन ये सभी के सभी आदमी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी मनुष्य हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी मनुष्य मरणशील है। लेकिन इन तीनों के अलावा हमने किसी और पे तो चेक किया नहीं, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं एक तरह की प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता व्यक्त कर रहे होते हैं, तो उसी को हम इंडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी का विपरीत होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट या निगमनात्मक युक्ति। ठीक है, यही चीजें आपके व्याख्या में भी लिखी हुई हैं, मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? यानी कि किसमें समस्याओं के समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वो आपकी पाई जाती है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स में। ठीक है, निर्देशात्मक यानी कि जो लोग निर्देश देते हैं क्या वो लोग अच्छा समाधान खोज लेते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या जो लोग बहुत मतलब एनालिटिकल होते हैं, बहुत विश्लेषण करते हैं, क्या वो लोग खोज लेते हैं? नहीं। क्या जो लोग व्यवहार परक शैली के होते हैं वो लोग अच्छा खोज लेते? वो भी नहीं। लेकिन जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल वे में समस्याओं का समाधान खोजते हैं, उनका सबसे अच्छा समाधान होता है।
तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आप लोग इन सवालों को ऐसे याद रखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पे, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे अगर इस टाइप की चीज़ें रहेंगी तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है 2 या 3 ऑप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो कॉन्सेप्ट वाले समाधान होते हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट समाधान होते हैं, ठीक है। बाकी विश्लेषण वाले, व्यवहार वाले, वो इतने अच्छे समाधान नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका 25 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे अब रीजनिंग का शुरुआत हो गई है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, एसआरटी वगैरह वाले, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग और कौन से क्वेश्चन, और देख रहे हैं इंटरपर्सनल अप्रोच वाले, स्किल वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2020 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इसी तरह हम बचे हुए आगे आने वाले 2-3 दिनों में 19, 18, 17, 16 करके 2012-13 तक के सारे क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। तो आप अगर इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरे वीडियो देख लेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आपके 25-30 आएंगे उसमें से आप 90% क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखते चलिए, बाकी वाले वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और बाकी आप कोई सुझाव देना चाहें तो वो मुझे दे सकते हैं कि मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।